Ram Ram, I welcome you all on the e-platform of Sunya Study Center. Yesterday we discussed about the atomic structure, and in the last class we covered some atomic models of Thomson, Rutherford, Bohr model, and quantum mechanical model. तो आज हम जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं समय खराब करते हुए मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम नोट्स लेके बैठें, ताकि कम समय में आपके लिए वीडियो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और आप ज़्यादा चीज़ें सीखने में जो है वो सक्षम रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बता देता हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ या जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से लिए गए, 11-12 की बुक है। उनमें से जो भी डेरिवेशनल पार्ट है या फिर जो कहते हैं हायर लेवल के कंसेप्ट है उनको अवॉइड किया, न्यूमेरिकल्स को अवॉइड किया, और लो जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, जो एक कॉमन विद्यार्थी को कहते हैं या फिर जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको अच्छे से कवर करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ या द्रव्य होता क्या है, मैटर क्या है। तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु क्या लेती है, स्थान घेरती है, और जिसका भी क्या है, द्रव्यमान है। एनीथिंग विच टेक्स द प्लेस एंड विच हैज द मास इज नोन एज द मैटर। तो जो भी वस्तु स्थान घेरती है या फिर जिसका द्रव्यमान है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो जो स्थान घेरती है, जैसे कल बात की थी कि जो कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है तो उसकी मूलभूत इकाई क्या है, परमाणु। उसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे जिसको अपन परमाणु कह सकते हैं, तो वो परमाणु से बनी होती है। तो जो पदार्थ के कण है उसके अंदर कुछ विशेषताएं, ऐसी कौन सी जो प्रॉपर्टीज है, कौन से फीचर्स हैं, जो वो कण है एक पदार्थ का रूप लेते हैं या फिर कण मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं। बात करते हैं विशेषताओं की। सबसे पहले तो अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सभी कणों के बीच में क्या लगता है, अंतराण्विक या फिर आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इन कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, वो आपके क्या होगी, बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आकर्षण बल जो है वो आपके कम होगा। ठीक है ना। तो ये जो कुछ कुछ बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो अपने कणों की विशेषताएं हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। ठीक है ना। तो ये कणों की विशेषताएं सारी देख ली। अब ये जैसे मैंने बताया कि कण क्या हो सकते हैं, अनेक तरह के कणों से मिलकर बन सकते हैं, और जो सारे कण हैं उनके बीच में क्या लगा होता है, आकर्षण बल लगा होता है। बिना किसी आकर्षण बल के या बिना किसी फोर्स के उन सबको एक साथ रखना, उनको असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इन सब की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर या तापमान बढ़ता है, इनकी जो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। जब तापमान या टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। अब जो पदार्थ की अवस्थाएं यूजुअली कितनी है, तीन अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक की प्रॉपर्टी पढ़ने की बजाय सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इन तीनों के बीच में अंतर का है। 8-10 अंतर देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन जितने मैक्सिमम हो सके 7-8 उतने अपने डिफरेंसेस लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इन तीनों स्टेजेज है उनके अंदर डिफरेंस की देख लेते हैं। ठोस वर्सेज द्रव वर्सेज गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं जिनके आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे।
विशेषताओं में पहले लिखेंगे सबसे पहले पैकिंग, दूसरा है आयकार, तीसरा है आयतन, चौथा है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, पांचवा है विसरण की प्रवृत्ति, आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, समदेशिकता, ठीक है। इन सब के बारे में और एक घनत्व, फिर एक कठोरता और लिख सकते हैं। तो ये 8-10 इसके जो पॉइंट्स हैं वो है कौन कौन से, जैसे बहुत सिंपल है, आसान है, बस ये अपने कोई विशेषता याद रखनी है। इनके आधार पर हम तीनों के बीच में जो अपने डिफरेंसेस को बता सकते हैं कि तीनों जो अवस्थाएं हैं द्रव की उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे पहला हो गया पैकिंग, दूसरा आकार, तीसरा आयतन, संपीडित यानी कंप्रेसिबिलिटी। आयतन का मतलब तो सबको पता है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी पदार्थ को दबाने पर क्या उसके आकार में परिवर्तन होता है। जैसे सपोज ये कोई बुक है, इस बुक को अगर यदि अपन प्रेस करेंगे तो क्या ये कंप्रेस होगी, तो ये बुक बहुत ज्यादा कंप्रेस होने की नहीं है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में या फिर सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर यदि हमारे हाथ में कोई स्पंज है, उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोई गैस है, उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी होती है। विसरण की प्रवृत्ति मीन्स डिफ्यूजन टेंडेंसी। विसरण का मतलब है कि अगर यदि दो अलग अलग प्रकृति के पदार्थ हो, जैसे ये बुक है और इस बुक के साथ में और कोई दूसरी चीज रख लेते हैं, जैसे ये मोबाइल है, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या डिफ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे, नहीं समाएंगे। ठीक है, लेकिन लिक्विड है वो एक दूसरे के बीच में डिफ्यूज हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं किसी सीमित मतलब क्षमता तक। अगर यदि उनके बीच में कोई प्रॉपर्टी डिफरेंस नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर विलय होने वाले हैं, तो उनके अंदर डिफ्यूजन होगा। और गैस तो आसानी से विसरित हो जाती है। हम चारों तरफ देखते हैं, कोई एक तरह की गैस हमारे चारों तरफ प्रवाहित नहीं होती है। जो गैस है, जो स्मॉग है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो है मिलकर के प्रवाहित होती है। तो ये क्या होगी, विसरण की प्रवृत्ति। आकर्षण बल, जैसे अभी मैंने बताया कि जो पदार्थ है उनके जो कण है उनके बीच में क्या लगा होता है, आकर्षण बल या फिर अट्रैक्शन फोर्स। फिर समदेशिकता, समदेशिकता का मतलब कि जैसे कोई ठोस होता है, कोई लिक्विड है जिसके अंदर किसी बोतल के अंदर या किसी एक कोई बर्तन है उसके अंदर कोई लिक्विड या कोई भी तरह का द्रव भरा हुआ है। ठीक है, दूसरा अपने पास में वो बर्तन खुद है जो एक ठोस है, और तीसरी तरफ एक किसी बर्तन के अंदर गैस भी भरी हुई है। तो जो ठोस है उसकी जो गुण है, प्रकृति है, वो अलग अलग दिशा के अंदर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। वो अपने को नहीं पता कि जैसे कोई बर्तन है, उसके पैंदा किस मेटर का बना हुआ है या फिर उसके अंदर किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे जैसी डायरेक्शन पे जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर अलग अलग गुण मिल सकते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर यदि लिक्विड एक ही जैसा लिक्विड है, वो पूरा का पूरा एक दूसरे में डिसॉल्व होता है, उसके अंदर विसरण के गुण होते हैं, तो जो गुण है हर दिशा के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो समान रहेगी। ठीक वैसे ही अपने गैसों के अंदर भी क्या होगा, वो विषम देशिक नहीं होकर के क्या होंगे, समदेशिक होंगे। फिर हो गया घनत्व। घनत्व का मतलब जैसे आप देखेंगे 1 किलो का पत्थर है वो इतना सा होता है, ठीक है ना। और अगर यदि 1 किलो दूध की बात करें तो एक ठीक ठाक मोटी सी भरनी चाहिए या फिर अपने को एक जग चाहिएगा, मतलब कि उसके अंदर घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक वैसे ही 1 किलो गैस की बात करें तो उसका घनत्व भी बहुत अधिक होगा, कि एक इकाई क्षेत्रफल में उसके जो कण है उनकी संख्या कितनी है वो उसको क्या बताएंगे अपने को, घनत्व। और फिर हो गया कठोरता या फिर रिजिडिटी। कठोर सर्वाधिक कठोर कौन होते हैं, ठोस, लिक्विड उससे कम होते हैं, और गैस ये उससे भी कम होती है। तो ये बस अपने को विशेषताएं याद रखनी है, और इसके बाद में आराम से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पैकिंग। पैकिंग की बात करें तो ठोस क्या होंगे, एकदम क्लोजली पैक होंगे, और ये अपेक्षाकृत कम होंगे। और इसके अंदर पैकिंग क्या होगी, सर्वाधिक कमजोर। पैकिंग के बाद में आकार करें तो आकार क्या होगा, ठोस का निश्चित रहता है, द्रव का आकार अनिश्चित रहता है। 1 किलो दूध को आप जग में डालोगे तो वो जग जैसा आकार ले लेगा, भगोले में डालेंगे तो भगोले जैसा आकार ले लेगा, किसी बोतल में डालेंगे तो वो बोतल जैसा आकार ले लेगा। तो द्रव का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित।
और गैस का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित। फिर आयतन की बात करें तो आयतन ठोस का क्या रहेगा? निश्चित। द्रव का आयतन भी क्या रहता है? निश्चित। अब आप 1 लीटर दूध है, उसको चाहे बोतल में डालें, चाहे भगोले में डालें, चाहे जग में डालें, चाहे किसी और बर्तन में गिलास में डालें, तो वो रहेगा 1 लीटर ही, वो कम ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो उसका हमेशा वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन गैस में क्या वॉल्यूम? अनिश्चित रहेगा। ठीक है ना? गैस में क्या होगा कि गैस लीकेज की समस्या रहती है, या फिर जैसा जैसा कोई पदार्थ होगा, गैस उसके अंदर पूरा भरने का गुण होता है। जैसे बोतल होगा तो बोतल के अंदर पूरी फैल जाएगी, उससे छोटी कोई चीज में डालेंगे तो उसके अंदर समा जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसलिए उसका आयतन जो है वो कभी फिक्स नहीं रहता। फिर अपने कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ठोसों को कंप्रेस नहीं कर सकते, नगण्य होती है। लिक्विड की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और गैसेज की क्या होगी? सर्वाधिक। विसरण की प्रवृत्ति बात करें तो ठोस मैंने कहा डिफ्यूज नहीं होते, तो ये क्या है? नगण्य। इसके अंदर कैसी रहेगी? मध्यम। और यहाँ पर सर्वाधिक। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस के कणों में आकर्षण बल क्या होगा? सर्वाधिक। द्रव के अंदर क्या होगा? मध्यम। और गैस के अंदर क्या होगा? न्यूनतम या नगण्य कह सकते हैं, नेग्लिजिबल। फिर गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा इसके अंदर क्या रहेगी? नगण्य, नेग्लिजिबल, क्योंकि ठोस के अणु इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा शो नहीं करते, चाहे अपन कितने भी टेम्परेचर बढ़ा लें। गैस की बात करें द्रव की, तो वो मध्यम रहेगी, और गैस की क्या रहेगी? सर्वाधिक। समदेशिकता की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि ठोस क्या होता है? विषमदेशिक होंगे। द्रव क्या होते हैं? समदेशिक। और गैस भी क्या होंगी? समदेशिक। घनत्व की बात करें तो घनत्व ठोस का सर्वाधिक होगा। द्रव का घनत्व उसमें मध्यम होगा, और गैस का घनत्व आपके नगण्य होगा। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। कठोरता की बात करें तो ठोस कैसे होंगे? कठोर। ये आपके मध्यम, और ये आपके बिल्कुल भी कठोर नहीं। कठोरता इसके अंदर क्या होगी? रिजिडिटी क्या होगी? नगण्य। तो ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो गैस जो अपने पदार्थ की तीनों अवस्थाएं उनके बीच में उनका जो कंपैरिजन कीजिए, या फिर उनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हो जाता है। अब दो एक एडवांस्ड स्टेज है, मतलब कि जो स्टेज मतलब कि कह सकते हैं अवस्थाएं हैं, वो एडवांस्ड अवस्थाएं हैं जो अपनी किताबों में दे रखी है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें पहली तो है अपने प्लाज्मा अवस्था। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि जो अपने सूर्य से आने वाली किरणें हैं, या फिर जो भी अपने गैस है, पहले बात करते हैं सूर्य से आने वाली किरणें, वो क्या होता है? वो बहुत अधिक आयनित होती है। आयनित का मतलब उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस जो होंगे वो उसकी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी होगी किसी और दूसरे आयन से मिलने की। ठीक है ना? हाईली आयोनाइज जो अपने सूर्य से आने वाली किरणें हैं, वो अपने जो आयन मंडल है, जो अपना पृथ्वी के चारों तरफ आयन मंडल है, उसके अंदर जो है वो जमा हो जाती है। ठीक है ना? और उसमें से कुछ एक ही किरणें जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसलिए क्या होता है कि जो अपन यहाँ से सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो वो अपने को क्या दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक वैसे ही कुछ गैसेज होती हैं। उन गैसेज के अंदर जैसे मैंने कहा कि कुछ जो अपने सूर्य की किरणें जो आयन से जो आयोनाइज्ड गैस है, वो अपने पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी तक पहुंच जाने के बाद में कुछ गैसेज है जिसके अंदर भी क्या होता है? आयंस वो रहते हैं। अब जब उस गैस के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? ग्लो होने लगता है। या फिर कहते हैं वो ज्यादा के ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। जो आयंस है, जो आयोनाइज्ड गैस है, वो क्या हो जाएगी? और अधिक एक्साइट हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी। उससे क्या होता है? जो अपने बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो अपने जलने लगते हैं। तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था कही जाती है? चौथी अवस्था कही जाती है। ये प्रकृति पर प्राकृतिक रूप से नहीं दिखती। जैसे ठोस है, द्रव है, या फिर गैस है, ये तो अपने प्राकृतिक रूप से दिखते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा स्टेज है वो प्राकृतिक रूप से नहीं दिखती। लेकिन जब अपन पृथ्वी के बाहर जाते हैं, पृथ्वी के जो स्कोप है उससे बाहर जाएंगे, तो जो भी अपने यूनिवर्स के अंदर जो है वो सर्वाधिक जो भी इस अवस्था पाई जाती है, तो कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है ना? तो इसकी दो चार बातें क्या क्या लिख सकते हैं? तो ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली अवस्था है।
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? प्रकृति पर जो पृथ्वी पर है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। जो सूर्य से आने वाली आयनित किरणें है, वो अपने पृथ्वी के कहां पर अपने आकर इकट्ठी हो जाती है? आयन मंडल में। और इस वजह से क्या होता है? अपने सूर्य है, चंद्रमा है और तारे हैं, वो टिमटिमाते हैं, या फिर वो चमकते हुए अपने को प्रतीत होते हैं। ठीक है ना? अब पृथ्वी पर इसका क्या उपयोग हो सकता है? जो गैसेज है, उसके अंदर भी क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है ना? इनके अंदर अपन जब भी विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर ये क्या हो जाएगी? आपके इंड्यूस्ड हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं प्रेरित हो जाएगी। उससे क्या होगा? एक रोशनी होगी या चमक उत्पन्न होगी। तो जो अपने नियॉन बल्ब है, या फिर जो ट्यूबलाइट्स हैं, उसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर यदि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड अपने पृथ्वी पर तो प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाई जाती, लेकिन ब्रह्मांड में सर्वाधिक नेचुरली पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था है। सूर्य से जो किरणें आती है, उसके अंदर सर्वाधिक आयंस होता है, वो अत्यधिक आयनित होती है, और वो जो है अपने आयन मंडल में एकत्रित हो जाती है। इसी वजह से अपने को सूर्य जो है, चंद्रमा चमकते हुए अपने प्रतीत होते हैं, या तारे जो वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही अगर यदि अपन पृथ्वी पर इसका उपयोग करें, कहाँ पर है? तो गैसों के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। उन आयंस को अगर यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इंड्यूस्ड या फिर प्रेरित हो जाएंगे, जिससे उसके अंदर क्या होगा? एक रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होगा, और इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? ट्यूबलाइट या फिर नियॉन बल्ब। फिर एक अलग एक पांचवी अवस्था और आती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये अपनी कौन सी अवस्था है? फिफ्थ अवस्था। तो बोस और आइंस्टीन ने इसका पता लगाया कि अगर यदि किसी भी पदार्थ है, कोई भी आपके पदार्थ है, उसके सभी परमाणुओं को अपन कहाँ पर कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अपन 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ के सभी अणुओं परमाणुओं को इस टेम्परेचर पर, मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, तो वो क्या होंगे? सभी के सभी जो परमाणु वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। और एकत्रित हो जाएंगे, और उसमें क्या बनाएंगे? वो एक सुपर एटम बनाएंगे, और उससे जो है वो निरंतर क्या निकलती रहती है? तरंगे निकलती रहती है। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका भी पूछा जा सकता है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। किसके किसके द्वारा ये इजाद की गई? बोस और आइंस्टीन द्वारा। इसने कहा कि जो अपने पदार्थ है, उसके जो अगर यदि परमाणु है, उनको आप -273 डिग्री पे रखेंगे, जब भी आपके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उससे जो अणु है वो दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा, गतिज ऊर्जा कम होगी, तो जो इसके अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो बढ़ेगा, और अणु जो है वो पास पास में आ जाएंगे, या फिर कहते हैं सभी परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं और एक सुपर एटम बनाते हैं, और जिससे जो निरंतर तरंगे निकलती रहती है। तो ये अपने पदार्थ की होगी पांचवी अवस्था। इसके बाद इससे अंदर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। अब एक एक अवस्था को थोड़ा देख लेते हैं। ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो जितने भी ठोस है, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके अंदर भी अपने को डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बस अपने को उन्हीं डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने को पढ़ना है। तो इसके अंदर डिफरेंस के अंदर, जैसे अपने तीनों अवस्थाओं के अंदर डिफरेंस देखा था, वैसे ही इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे, विशेषताएं उनको एक सब लिख देंगे, और फिर आराम से कंपेरिजन कर लेंगे। तो इसके कुछ गुण या विशेषताओं की बात करें, तो कौन कौन सी किसके आधार पर अपन कंपेरिजन करेंगे? सबसे पहले व्यवस्था,
फिर संपीड्यता, व्यवस्था, गलनांक, संपीड्यता, सिमेट्री या फिर सममिति, समदेशिकता, और फिर इनको किस नाम से बुलाया जाता है और उदाहरण। तो जो है वो अपन इनके आधार पर इनका कंपैरिजन करेंगे कि किस आधार पर ये अरेंज रहते हैं, उनका गलनांक कहते हैं या फिर अपने मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी कैसी रहेगी, क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं, क्या वो समदैशिक होते हैं, उसको अन्य किस नाम से बुलाया जाता है और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। व्यवस्था की बात करें तो ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब कि जो भी एक क्रिस्टलीय ठोस है वो बहुत लंबे परास तक, मतलब कि लगभग काफी दूरी तक एक ही जैसा पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, कि जो पैटर्न यहाँ पर है थोड़े निश्चित टाइम के बाद फिर उसको फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद फिर फॉलो करेंगे। तो मीन्स एक जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, आपके व्यवस्थित रहेगा, नियमित रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। और इस अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, दीर्घ परासी। ठीक वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस का अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, लघु परासी। लघु परासी का मतलब क्या, कि बहुत कम समय के लिए या फिर बहुत कम जगह के लिए, बहुत कम वक्त के लिए जो है इनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, नियमित रहता है। उसके बाद में इसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन आ सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, और यहाँ पर क्या होगी, एक रेंज होगी। जैसे यहाँ कह दिया कि किसी जो भी अपने क्रिस्टलीय ठोस है वो एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, आपके मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, एक रेंज होगी, जैसे लिखा जा सकता है 120 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके दौरान ये कभी भी आपके मेल्ट हो सकता है। संपीड्यता की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर जो आपने नेग्लिजिबल होगी, और इसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, सीमित कंप्रेसिबिलिटी। सिमेट्री की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, ये अपने नॉन सिमेट्रिकल है। फिर बात समदेशिकता की करें तो ये ठोस विषमदेशिक होते हैं, और ये ठोस अपने समदेशिक होते हैं। अन्य नाम इनको वास्तविक ठोस के नाम से बुलाया जाता है, और इन्हें अति शीतलित ठोस, हाईली कंडेंस्ड सॉलिड्स। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, लोहा, कॉपर, एटसेट्रा। और इसके एग्जांपल है अपने ग्लास, प्लास्टिक, एटसेट्रा। ठीक है ना। अब यहाँ पर तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों तीनों जो क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों का आंसर इसी टेबल के अंदर है। या तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पूछा जा सकता है, या अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पूछा जा सकता है। जब डिफरेंस बनेगा पूछेंगे तो ये टेबल बना सकते हैं। इनके बारे में पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो ये 7-8 पॉइंट लिख देंगे। ये दीर्घ परासी होते हैं, कि मीन्स लंबी अवधि तक या लंबे अंतराल तक इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है, रेगुलर या फिर नियमित रहता है। गलनांक इनका फिक्स रहेगा। ठीक है ना। संपीडित इनके अंदर नगण्य रहती है, सिमेट्रिकल होते हैं, विषम देशिक होते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, और इसके कुछ उदाहरण लिख देंगे। फिर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो लघु पराशी होते हैं, कि मीन्स थोड़े टाइम के बाद में इनका क्या हो जाएगा, जो अरेंजमेंट है, जो इनकी व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, नियमित रूप से ये आपके अरेंज नहीं रहते। और ये जो गलनांक होगा वो कैसी रहेगी, एक इसकी रेंज होगी, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा कि 150 डिग्री पर जो है ये मेल्ट हो जाएंगे। फिर ये सीमित अपने जो संपीड्यता है वो लिमिटेड कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, समदैशिक होते हैं, इन्हें अति शीतलित ठोस भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, आदि इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके अलावा और ठोसों का क्लासिक क्रिस्टलीय ठोस जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो जो जैसे सबसे पहले डिस्कस किया था कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। उन अट्रैक्शन फोर्सेस के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को और आगे क्लासिफाई किया जाता है। तो वो क्लासिफिकेशन देखते हैं।
तो जो क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार है, ये किसके आधार पर है? जो उनके जो कण है, जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण फोर्स के आधार पर है कि कौन से कण के अंदर किस तरीके का, किस ठोस के अंदर किस तरीके का जो वो आकर्षण बल लगता है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। फिर आपके आणविक ठोस हो गया। ये भी ऐसे कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे ताकि अपने नोट्स भी छोटे बने, समझ में भी आ जाए और कम समय में अंदर अपना सारा काम हो जाए। लेकिन बाकी इसको देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन भी 4-5 पेज के अंदर लिखा हुआ है। एक टेबल के अंदर उसको जो अपने काम की बातें हैं, अगर यदि क्वेश्चन बनता है तो 5-7 पॉइंट्स अपन लिख सकें, उसी हिसाब से इसको देखेंगे। पहला हो गया अपने आणविक ठोस, ठीक है? आणविक ठोस के बाद में दूसरा होता है अपने आयनिक ठोस। फिर अपने धात्विक ठोस। फिर अपने सहसंयोजक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस अपने 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया अपने आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक और चौथा सहसंयोजक। जो आणविक ठोस होते हैं उसके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के होते हैं। ध्रुवीय यानी पोलर, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधीय। ठीक है? अब इनके अंदर ये तो हो गया कि कौन-कौन से टाइप के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। किसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है? अणुओं के बीच में जो बंध होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो किस तरह का फोर्स है, उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया है। आणविक ठोस भी 3 तरह के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधीय। ये तो हो गया इसके पूरे टाइप्स। अब यहाँ पर एक साथ में गुण लिख देंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इसके अंदर किस-किस तरह के अलग-अलग प्रॉपर्टीज या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्राथमिक अवयव, फिर आकर्षण बल, फिर अपने भौतिक प्रकृति, फिर इनकी चालकता, कंडक्टिविटी, फिर इनका गलनांक और फिर इसमें उदाहरण देखेंगे कि इनके उदाहरण क्या-क्या है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ठीक है, इनके अंदर क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। ध्रुवीय जो अपने ठोस है उसके अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अणु। यहाँ पर भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर या फिर अणु। हाइड्रोजन बंधीय में क्या होगा? आपके अणु। आयनिक ठोस होते हैं उसके अंदर क्या होंगे? आयंस। धात्विक ठोस के अंदर होगा पॉजिटिव आयन, धन आयन। और सहसंयोजक ठोस होगा, इसके अंदर होगा अपने परमाणु, एटम। ठीक है, अब ये तो हो गया प्राथमिक। अब इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको किस किस नाम से बुलाते हैं? तो जो ध्रुवीय होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं लंडन बल। सॉरी, अध्रुवीय है, अध्रुवीय के अंदर लंदन बल लगता है। और ध्रुवीय के अंदर लगेगा अपने द्विध्रुव बंध, बाइपोलर बॉन्ड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध लगेगा। आयन होंगे उसके अंदर स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके फोर्स लगेगा। जो धात्विक होते हैं उनके अंदर अपना धात्विक बंध लगता है। और जो सहसंयोजक ठोस होंगे उसके अंदर कौन सा लगेगा? सहसंयोजक बंध। भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये अपने क्या होंगे? मुलायम होते हैं, अध्रुवीय। ये भी मुलायम होंगे। जो हाइड्रोजन बंधी है वो भी कैसे होंगे? मुलायम। आयनिक जो ठोस है वो क्या होंगे? अपेक्षाकृत ठोस होंगे या फिर क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। जो धात्विक ठोस होते हैं, धातु, वो सभी कैसे कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और जो सहसंयोजक बंधी होते हैं वो भी कैसे होंगे? कठोर होंगे। इसके अंदर एक जो सहसंयोजक बंधी है उसके अंदर एक अपवाद है, अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसे प्रकृति का होता है?
मुलायम प्रकृति का। ठीक है। चालकता की बात करें कंडक्टिविटी की, तो ये अपने कुचालक है, ये भी कुचालक है। नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर इंसुलेटिव आपके जो प्रॉपर्टीज रहेंगी। जो आयनिक ठोस है वो साधारणतः तो कुचालक है, लेकिन अगर यदि किसी द्रव के अंदर, किसी लिक्विड विलियन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर इनको डिसॉल्व कर दें, आयनिक ठोस NaCl जैसे नमक है, तो नमक वैसे तो कुचालक है, लेकिन किसी पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते तो नमक के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या बनेगा, विद्युत का सुचालक बनेगा। तो साधारणतः तो ये कैसे होता है, कुचालक, लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर होगा, द्रवित सॉल्यूशन जो होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये क्या हो जाते हैं, अपने सुचालक हो जाते हैं। और जो मेटल है वो सारे क्या रहते हैं, सुचालक, और ये भी अपने क्या है, सुचालक। और इसके अंदर जो अपवाद है वो क्या है, हीरा। आपको पता है हीरा क्या है, अपने विद्युत का कुचालक, तो ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं गलनांक की, तो इनका गलनांक अपने क्या रहेगा, निम्न रहेगा, बहुत कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा, इनका भी बहुत कम रहता है, इसका भी कम होगा। आयनिक ठोस होते हैं, इनका थोड़ा अधिक रहता है, निम्न कह दें, मध्यम कह दें। इनका अपने उच्च रहेगा, जो भी धातु है, जितने भी मेटल है, उनका जो अपने गलनांक है काफी उच्च रहता है। और सहसंयोजक बंध है, इनका तो अति उच्च रहता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अध्रुवीय कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपने अध्रुवीय के। ठीक है। ध्रुवीय कौन से हो जाएंगे, HCl हो गया, SO2 हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन बंधीय की बात करें तो अपने H2O जल। आयन की बात करें तो NaCl। धात्विक ठोस की बात करें तो लोहा हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। और सहसंयोजक ठोस की बात करें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन हो गया। ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन। वापस से थोड़ा कहते हैं कंजेस्टेड सा हो गया है, लेकिन नोट्स के अंदर आप देखोगे, वहां साथ साथ में नोट्स को भी देखते टैली करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला आणविक। ठीक है। आणविक ठोस है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, अणु होगा। फिर आयनिक ठोस। आयनिक ठोस तो इसका प्राथमिक अवयव क्या होंगे, आयन होंगे। धात्विक ठोस के अंदर क्या होंगे, धनायन। और सहसंयोजक ठोस है उसके अंदर क्या होगा, परमाणु। जो सहसंयोजक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो अपन कार्बन का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहां पर पूरा देखेंगे कि कार्बन किस तरीके से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या फिर सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है ना, ये अणु हो गए आयन। और ये आकर्षण बल की बात करें, ये अभी जस्ट अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो जो अध्रुवीय होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, लंदन बल। जो ध्रुवीय ठोस होते हैं उनके बीच में बाइपोलर फोर्स लगता है। जो हाइड्रोजन बंधी होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो भी आयंस होते हैं, जैसे नमक हो गया, NaCl हो गया, उनके बीच में जो बल लगता है वो कैसा होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने फोर्स लगेगा। किसी के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसका मतलब वो स्थायी अवस्था में क्या रहेगा, विद्युत का कुचालक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया, नमक ठोस अवस्था में क्या, विद्युत का कुचालक। लेकिन जैसे ही उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, किसी में घुलनशील बनाते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको अपन मिलाते हैं, वो क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो मीन्स जो स्टेबल स्थिति है या फिर जो इसकी साधारण अवस्था है, उसके भी उस टाइम पे तो क्या है, वो कुचालक है। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई भी आपके पदार्थ बना है या फिर कोई भी अणु बना है, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, कुचालक ही रहेगा। डिसॉल्व करते ही वो अपना जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। जो तात्विक ठोस है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। और जो कोवलेंट ठोस है उसके अंदर कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। प्रकृति की बात करें तो ये अपने मुलायम होंगे, ये सभी मुलायम होते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय कह सकते हैं या फिर थोड़े से भंगुर होंगे, ठोस होते हैं। जैसे नमक है, नमक है तो कठोर, लेकिन वो कैसी प्रकृति का है, भंगुर है। उसको जैसे अपन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने टूट जाएगा। ठीक वैसे ही धात्विक ठोस कैसे होते हैं, मेटल पूरे कठोर होते हैं। और अपने सहसंयोजक ठोस है वो काफी कठोर होते हैं। इसका अपवाद क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम। अपने कंडक्टिविटी की बात करें, चालकता, तो ये सभी कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस साधारणतः तो कुचालक होंगे, लेकिन इसकी द्रवित अवस्था कहते हैं या फिर विलेय अवस्था, विलयन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, सुचालक। मैटर सारे भी क्या है, अपने सुचालक होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है कि वो क्या है, पारा, मरकरी। मरकरी जो है वो क्या है, विद्युत का कुचालक। सहसंयोजक ठोस भी क्या होते हैं, सुचालक। और इसका भी एक अपवाद है क्या, अपने हीरा। हीरा कैसा है, विद्युत का कुचालक है। गलनांक की बात करें तो इन सब का कम होता है। आयनिक ठोस का मध्यम होगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ताम अपने लेड हो गया, टिन हो गया,
इन सब का जो अपने मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई रहता है, और इनसे भी जो अपने कोवलेंट सॉलिड्स हैं जैसे हीरा हो गया, इन सब का जो अपने मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत अधिक उच्च रहता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयोडीन, HCl, SO2, हाइड्रोजन बॉन्डेड अपने H2O, अपने आयनिक ठोस NaCl, धात्विक ठोस में किसी मेटल का नाम लिख सकते हैं, और सहसंयोजक ठोस तो अपने कार्बन के तीनों जो अपने अपर रूप कहते हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये तो हो गए क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब जैसे ये अपने जितने भी बॉन्ड है, वो बॉन्ड किस तरीके से होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार है, वो उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो बॉन्ड्स है उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। जो भी अपने पदार्थ है, द्रव्य है, मैटर है, उनके बीच में जो उनके कण है, उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, आकर्षण बल। अब इसके दो अपवाद है। पहला तो अपने कोवलेंट या फिर सहसंयोजक बंध की बात कर लें। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर सहसंयोजक बंध जो होता है, वो किसी भी तरीके की आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो एटम हो गया वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो आपस में बंधे हुए हैं। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग की वजह से होते हैं। जो एक एटम है, कोई भी अणु, उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अपने एटम को देगा, दूसरा अपना एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर कहते हैं परमाणु के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो जो भी अणु होते हैं, सामान्यतः उनके जो विभिन्न तरह के परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो अपने जो बल लगता है, वो उस बल को क्या कहते हैं, अपने सहसंयोजक बल या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे NaCl हो गया, नमक हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इसके अंदर क्या है कि दो अलग अलग परमाणु जो है वो आयंस जो है वो एक दूसरे को जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो अपने आप में कैसी प्रकृति को हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो ये भी जो सहसंयोजक बंध है वो भी किसी तरह का मतलब कि आकर्षण बल नहीं है कि सारे अणु एक दूसरे से चिपके हुए, किस लिए है कि आकर्षण फोर्स की वजह से। वो किस लिए है, वो आयनिक अट्रैक्शन है। वो आयंस जो उसकी प्रकृति है, धनायन और ऋणायन है, वो दोनों एक दूसरे से आयंस की शेयरिंग करते हैं जिसकी वजह से आपस में बंधे हुए। तो ये इसके दो हो गए अपवाद। अब जो बाकी के बंध है वो चार तरह के, वो देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला अपने है बाइपोलर, दूसरा है इंड्यूस्ड बाइपोलर, और तीसरा अपने लंदन बल, लंदन फोर्स। ठीक है ना, इन तीनों को वंडरवॉल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स को अपन ध्रुवीय बल की भी कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो अपने आणविक फोर्स होते हैं उसको, वो जितने भी अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, वंडरवॉल फोर्स कहलाता है। और कितने टाइप के होते हैं, तीन तरह के। पहला बाइपोलर या द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय, दूसरा अपने इंड्यूस बाइपोलर मतलब कि प्रेरित बाइपोलर, और तीसरा अपने लंदन बल। ठीक है, तो अपने बाइपोलर अपने फोर्स की बात करते हैं। जैसे अपने HCl है और दूसरा HCl है। HCl पर कौन सा आयन है, पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। तो ये जिस तरीके से बंधे रहते हैं उसे अपन कौन सा बंध कहते हैं, बाइपोलर फोर्स। ठीक है, बाइपोलर फोर्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, जो एनर्जी है, अट्रैक्शन एनर्जी है, वो इन दोनों के बीच की जो दूरजा है, दूरी है, उसके क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अट्रैक्शन एनर्जी है इन दोनों अणुओं के क्यूब के अपने रेसिप्रोकल से होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यदि दूरी बढ़ेगी तो उसके क्यूब से उसका अट्रैक्शन कम होगा। जैसे सपोज HCl के दो अणुओं के बीच में दूरी को कैसे बढ़ाया जाता है, दो की संख्या से बढ़ाया जाता है। कि पहले क्या थे, एकदम पास में थे, फिर उनके बीच में 2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, तो जो एनर्जी है वो 2 का क्यूब यानी कि 8 जो क्वांटिटी है उतनी कम हो जाएगी। मीन्स उसके 8 गुना के अंदर जो है वो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक वैसे इंड्यूस बाइपोलर क्या होगा, जैसे ये HCl हो गया और दूसरा क्लोरीन हो गया, Cl+, Cl-, ये तो किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन माइनस, मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या, Cl2। अब इसके अंदर क्या होगा
हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या कंप्लीटली ध्रुवीय है, इसके अंदर तो क्या है स्टेबल स्थायी ध्रुव है, ठीक है ना, लेकिन क्लोरीन के अंदर स्थायी ध्रुव नहीं है। तो ये क्या करेगा, जब HCl Cl2 क्लोरीन गैस के पास में आएगा तो ये जो इसके अंदर क्या कर देगा, जो पोलर्स हैं पोल्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा। उससे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे, ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बनता है जो HCl या एक, इसके अंदर तो दोनों कौन से हैं, दोनों आपके स्थायी ध्रुव। दोनों कैसे ध्रुव हैं, स्थायी। इसमें एक स्थायी और दूसरा अस्थायी, स्थायी प्लस स्थायी। और ये कौन सा, स्थायी प्लस अस्थायी। क्लोरीन के अंदर किस तरह के पोल्स हैं आपके, और नॉन स्टेबल या फिर कहते हैं कि अस्थायी जो है वो पोल्स है। इसके स्थायी ध्रुव होता है, उसकी वजह से जो है अस्थायी ध्रुव जो है उसके पास में भी क्या होगा, इंडक्शन की वजह से अपने आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो अपने फोर्स लगता है इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंड्यूस बाइपोलर फोर्स। और जो इसकी ऊर्जा होती है वो इसके बीच की दूरी के 6 टाइम्स जो है वो अपने रेसिप्रोकल कहते हैं या फिर व्युत्क्रमानुपाती होंगी। तो अब बात कंपैरिजन करते हैं बाइपोलर और इंड्यूस बाइपोलर की बात करें तो अधिक अपने मजबूत कौन सा बंध रहेगा, बाइपोलर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दूरी को अगर यदि 8 टाइम मतलब कि 2 टाइम से बढ़ाएंगे तो जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना है वो 8 टाइम्स कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 टू 8 मतलब कि 64 टाइम्स जो है वो कम होगा। तो जो अगर थोड़ी सी भी दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो जो अपना इंड्यूस बाइपोलर बॉन्ड होता है वो अपने बाइपोलर बॉन्ड से थोड़ा सा कम जो है वो मजबूत होता है। फिर अपना नेक्स्ट अपना हो गया लंदन बल। जो लंदन बल लगता है ये दोनों कौन से होंगे, अस्थायी ध्रुवों के बीच में लगेगा, ठीक है। ये किस में लगता है इसको, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया किसी के अंदर, इस भी जो भी अपने हाइड्रोजन के जो अपने है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, NH हो गया, OH हो गया, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है उसे अपन क्या कहते हैं, लंदन बल कहते हैं। और इसकी ऊर्जा भी क्या रहती है अपने, उसके बीच की दूरी की 6 टाइम्स मतलब कि उसकी पावर का 6 टाइम्स में रहती है। तो मैं सर्वाधिक अपने स्टेबल कौन सा हो गया, बाइपोलर। उसके बाद में ये दोनों क्या रहेंगे, बाइपोलर से कम रहेंगे। तो ये सारे हो गए आकर्षण बल। क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तरह के आकर्षण बल होते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अंदर ये पूछ सकता है सहसंयोजक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स क्या होता है। वंडरवॉल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, बाइपोलर, इंड्यूस्ड बाइपोलर और लंदन फोर्स। बाइपोलर किस में लगेगा, स्थायी ध्रुव और स्थायी ध्रुव के बीच में। इंड्यूस्ड बाइपोलर किसके बीच लगेगा, स्थायी और अस्थायी। और लंदन फोर्स किस में लगेगा, दोनों अस्थायी ध्रुवों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। तो जो सॉलिड स्टेज है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड स्टेज के अंदर 3 बहुत ही इसकी फेमस प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली है इसकी वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। दूसरा है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और तीसरा है इसकी विस्कोसिटी, श्यानता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वाष्प दाब या फिर वेपर प्रेशर क्या होता है। इसको थोड़ा समझते हैं, डेली टू डेली लाइफ के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपके घर के अंदर दूध का कोई भगोला है, आप दूध का भगोला जैसे 5 लीटर का भगोला है, उसके अंदर 2 या फिर 3 लीटर दूध भरा हुआ है, और दूध को गर्म करके आपने ठंडा करके उसके ऊपर ढक्कन लगा करके, प्लेट का कोई ढक्कन लगा कर उस दूध को रख दिया है। जैसे ही कुछ समय बाद अपन उस ढक्कन को खोल के देखते हैं तो उस ढक्कन के अंदर नमी रहती है, ठीक है। और जो भगोला है, जो खाली दीवार है, उसके भी चारों तरफ क्या रहेगी, आपको छोटी छोटी नमी की बूंदे लगती है। तो वो क्या होता है, तो ये लिक्विड की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, या फिर कहते हैं द्रव का एक गुण होता है। क्या गुण होता है, तो जो भी बंद पात्र है, आधा भरा बंद पात्र, ठीक है, उसके अंदर आधा तो क्या है, आधा तो इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कोई दूध हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। और इसको क्या कर रखा है अपन ने, ऊपर से कवर कर रखा है। तो लिक्विड की क्या टेंडेंसी होगी, अगर यदि आधा भरा हुआ है और ऊपर से अपन ने ढक्कन लगा दिया है, तो लिक्विड जो है उसको
जो अपने पात्र है, जो भी अपने कंटेनर है उसको पूरा भरने की कोशिश करता है। तो पूरा भरने की कोशिश करता है तो उसमें क्या होता है वो वाष्पीकृत होने लग जाता है। कौन से टेम्परेचर पर? जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट पर अपने को नहीं जाना है। जैसे पानी कहाँ बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पानी के जो अपने वाष्प होगी, जो वेपर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो उससे बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होगा। जैसे मैंने अभी बताया, दूध को घर पे रखते हैं तो सामान्यतः घर का टेम्परेचर क्या रहता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर भी क्या हो रहा है? जो लिक्विड है वो वाष्प के अंदर बदल रहा है, और वाष्प पर जो बदलता है और क्या करता है, उसकी क्या कोशिश करता है लिक्विड? उस कंटेनर को पूरा भरने की कोशिश करेगा। जब उस कंटेनर को पूरा भरने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर तो है द्रव और यहाँ पर क्या रह जाएगा? वाष्प। तो आधा भरा हुआ है, वहां पर तो क्या है? लिक्विड। और जो बाकी खाली जगह है वहां पर क्या हो जाएगी? वाष्प हो जाएगी। तो जो वाष्प है वो क्या करती है? वापस लिक्विड पर दबाव डालती है। क्या डालती है? प्रेशर डालती है। उसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, वापस समझ लेते हैं। जैसे कोई भी आधा भरा हुआ बंद पात्र है जिसके ऊपर ऊपर से बंद कर रखा है, ढक्कन लगा रखा है, उसके अंदर आधा किससे भरा हुआ? किसी द्रव या लिक्विड से भरा हुआ है। तो लिक्विड या द्रव की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है उस पात्र को पूरा भरने की, और उसको पूरा भरने के लिए वो क्या करती है? अपने बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर वेपर के अंदर, वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाती है। वो जो वाष्प है वापस से द्रव की सतह पर वापस आएगी। यहाँ से तो क्या बनेगी? वाष्प। ऊपर से टकरा करके ये वापस से क्या आएगी? नीचे। ये क्या आएगी? वापस नीचे। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है? वाष्पन, इवेपोरेशन। और इधर वापस से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? कंडेंसेशन। जिसे अपन क्या कह सकते हैं? संघनन। ठीक है ना? तो वाष्प दाब को कैसे प्रभावित कर, अपने परिभाषित डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? जो भी अपने किसी द्रव से आधे भरे हुए पात्र पर उसकी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, जबकि वाष्पन और संघनन क्या है? दोनों साम्य अवस्था में है, तो उसको क्या कहते हैं? अपन वाष्प दाब कहते हैं। तो 3-4 बातें कौन-कौन सी आती है? पात्र कैसा होना चाहिए? आधा भरा हुआ होना चाहिए। ऊपर से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कौन से टेम्परेचर? क्वथनांक से कम तापमान पर। फिर क्या है? साम्य अवस्था किसके बीच में होनी चाहिए? वेपोराइजेशन। कि जो द्रव है वो तो किसमें बन रहा है? भाप में बन रहा है, वाष्प में बन रहा है। और वाष्प वापस से द्रव के संपर्क में आकर क्या बना रही है? नमी बना रही है। जो नमी अपन देखते हैं वो क्या लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे मैंने कहा ना, दूध के आसपास पानी की बूंदें दिखती है अपने को, नमी। तो नमी क्या है? गैस है कि लिक्विड? लिक्विड है। तो वो वापस लिक्विड कैसे होता है? तो जैसे ही वाष्प वापस उस लिक्विड के संपर्क में आती है, तो उसके अंदर क्या बनने की कोशिश करती है? लिक्विड फॉर्म को अपनाने की कोशिश करती है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या फिर संघनन कहते हैं। तो जब वाष्प अपने वाष्पन और संघनन दोनों साम्य अवस्था में होती है, उस वक्त उस वाष्प के द्वारा उस द्रव पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? उसका वेपर प्रेशर कहते हैं, या फिर वाष्प दाब होता है। अब बात करते हैं कोई भी द्रव उबलता कैसे? क्वथनांक क्या होता है? तापमान का क्या फर्क होगा? जैसे ये दूध ही है, अब दूध को अपने ढक्कन ढक्कन जो है वो हटा दिया है। जैसे अपन दूध को भी गर्म करते हैं घर पे, और यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। दूध को जब भी गर्म कर रहे हैं उस टाइम क्या है? उसका ढक्कन को अपन क्या करते हैं? हटा के गर्म करते हैं। तो फिर दूध उबलता कैसे? जब ढक्कन बंद है, टेम्परेचर कम है, तो उस टाइम तो क्या काम करेगा? वाष्प दाब। अब दूध उबलता कैसे? तो जैसे ही इसके अंदर अपने जो वाष्प दाब है, ढक्कन कम हो रहा है, जो ढक्कन बंद है, तो उस टाइम तो यहाँ पर क्या हो रही है? नमी लग रही है। लेकिन अगर यदि ढक्कन खुला भी है, तब भी क्या यहाँ पर क्या भरी हुई है? आधा तो द्रव से भरा हुआ है और आधा किससे भरा हुआ है? वाष्प से। ये वाष्प गैस के फॉर्म में, नमी के फॉर्म में नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड की फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से ढक्कन नहीं है। ढक्कन होगा तो वापस से किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना? जब इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो द्रव की जो ऊपरी सतह है, द्रव की ऊपरी सतह क्या होगी? इसके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम होगा, उसको खो देगी। और वो किसमें बदलने लग जाएगी? वाष्प में बदलने लग जाएगी। किसमें बदलने लग जाएगी? वाष्प में बदलने लग जाएगी। अब चूंकि कोई वाष्प है ही नहीं, कोई वाष्प है ही नहीं, तो जो इसका वाष्प दाब है और जो एक्सटर्नल दाब लग रहा है, किसकी वजह से? जो अपने जिस भी जो अपना स्टोव हो गया, चूल्हा हो गया, उसके द्वारा गर्म कर रहे हैं, जो भी तापमान है, टेम्परेचर है, ये क्या हो गया? इसका बाहरी दाब हो गया। जब ये वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा? ये जो पूरा द्रव है वो क्या हो जाएगा? उबलने लग जाएगा, या फिर वो क्या करने लग जाएगा? वाष्प के रूप में बदलने लग जाएगा। उसे उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? अगर यदि किसी लिक्विड, उसके ऊपर खुला पात्र है, मतलब कि जो कंटेनर है उसको कवर नहीं किया गया है, उसको जब अपन गर्म करते हैं, तो लिक्विड की जो सबसे ऊपरी सतह होती है,
कौन सी सतह? सबसे ऊपरी सतह। ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना आकर्षण बल को खो देंगे और वाष्प में बदलने की कोशिश करेंगे। जब उस द्रव पर जो बाह्य बल दाब है वो उस वाष्प दाब के बराबर होगा, तो क्रमागत रूप से द्रव की जो सभी सतह है, जैसे दूध उफनता है तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर की तरफ उफान आता है। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि सारा का सारा दूध जो है वो उफनने लग जाता है। ठीक है ना, सारा का सारा दूध क्या हो जाता है, बॉयल होने या फिर उबलने लगता है, तो उफान आने लगता है। तो द्रव के जो सभी कण है उन सबके अंदर क्या होगा, वाष्प बदलने की कोशिश होती है। उफनता क्यों है? क्योंकि वो क्या बनना चाह रहा है, भाप कहते हैं या फिर वाष्प बनना चाह रहा है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, किसी बॉयल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव पर जो वाष्प दाब है और बाह्य दाब है वो समान होता है और वो द्रव क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्वथनांक या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो वाष्प दाब में दो चीजें पड़ी कि एक तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब किस पे लगेगा, वाष्प दाब तब लगता है जब वो कंटेनर क्या होता है, बंद होता है। बंद कंटेनर का मतलब वाष्प क्या करेगी, गैस बनकर उसको भरने की कोशिश करेगी। वो गैस ऊपर जो ढक्कन है उससे टकरा कर वापिस द्रव के संपर्क में आती है और नमी के फॉर्म में बन जाती है। तो इसीलिए जब भी अपन दूध का भगोला उसके ऊपर से ढक्कन हटाते हैं तो अपने को चारों तरफ नमी दिखती है। लेकिन अगर यदि ढक्कन खुला है, उस दूध को गर्म कर रहे हैं, तो दूध की जो सबसे ऊपरी सतह है वो उसके अणु अपना आकर्षण बल खो देते हैं और जो है वो वाष्प में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वाष्प दाब और बाह्य दाब बराबर रहेंगे तो दूध के सभी अणु जो है वो वाष्प में बदलने की कोशिश करते हैं और दूध के अंदर उफान आ जाता है। तो जिस भी टेम्परेचर पर ये घटना होती है उसे अपन क्या कहेंगे, उस द्रव का या उस लिक्विड का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बात करते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है, क्रांतिक ताप क्या होता है? पहले देखा कि अगर यदि किसी द्रव है उसको अपन किस में गर्म कर रहे हैं, खुले पात्र में गर्म कर रहे हैं, जैसे भगोले के अंदर दूध उबाल रहे हैं। अब बात करते हैं किसी, जैसे कोई बर्तन है, जैसे सब्जी पकाते हैं या फिर जैसे कोई दाल उबाल रहे हैं, उस टाइम अपन सामान्यतः क्या करते हैं, ढक्कन को बंद करके उसको उबालते हैं। अब जब ढक्कन को बंद करके उबाल रहे हैं, उससे उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम एक टेम्परेचर की टर्म यूज की जाती है, वो क्या है, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ये भगोला है और इसका क्या कर रखा है अपने ऊपर से ढक्कन, जो इसको बंद कर रखा है और नीचे जो इसको कोई जो एक्सटर्नल सोर्स है या फिर एक्सटर्नल कोई स्टोव वगैरह है उससे जो है अपन इसको गर्म कर रहे हैं। अब जब इसको गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करें तो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, घनत्व। यहाँ पर क्या है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो लिक्विड जो है उसका क्या प्रवृत्ति रहती है, जो आधा भरा क्षेत्र है, जो आधा खाली क्षेत्र है उसके अंदर किससे भरने का, वाष्प से भरेगा। और यहाँ पर क्या है, द्रव है। तो जो इनिशियल स्टेज है, मतलब प्रारंभ में, तो जो द्रव का घनत्व है किससे अधिक होगा, वाष्प से अधिक होगा। ठीक है ना, अब जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं, क्वथनांक से कम टेम्परेचर की बात है कि कौन से टेम्परेचर पे, क्वथनांक से कम टेम्परेचर की बात है। लेकिन ढक्कन बंद है तो वो क्या उबलेगा तो नहीं, ढक्कन बंद है तो वाष्प के अंदर तो बदलेगा नहीं। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा का पूरा लिक्विड सबसे पहले ऊपरी कण इसके वाष्प में बदल रहे हैं, धीरे धीरे इसके सारे कण वाष्प में बदल रहे हैं। एक तो नीचे से कौन सा दबाव लग रहा है, बाह्य फोर्स, ऊपर से इस लिक्विड पर कौन सा दबाव लग रहा है, वाष्प का दबाव लग रहा है। जब नीचे से बाह्य फोर्स लगता है, ऊपर से कोई वाष्प दबाव लगता है, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, अपने उससे पहले क्वथनांक से पहले ही उबलने लग जाएगा, या फिर उससे कम टेम्परेचर है उससे फिर क्या हो जाएगा, ये गर्म होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो जिस टेम्परेचर पर ये गर्म होने लग जाता है, मीन्स जो अपने द्रव का घनत्व है, पहले तो द्रव का घनत्व वाष्प के घनत्व से अधिक होगा। लेकिन एक टेम्परेचर आएगा क्रांतिक ताप, उस पर क्या होगा, द्रव का घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, वाष्प के घनत्व के बराबर हो जाएगा। उस ताप को अपन क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप। ये वापस जब इसको किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं उस टाइम पे भी ये काम आएगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, क्रांतिक ताप कहते हैं किसे। सबसे पहले वाष्प ताप देखा, खुला भगोला कोई मतलब क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड को रखते हैं, तो जो उसका आधा भरा क्षेत्र है उसको भरने के लिए लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। वाष्प वापस लिक्विड के संपर्क में आकर के नमी का रूप ले लेती है या फिर लिक्विड का रूप ले लेती है, और वो जो दबाव लगता है उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। जब क्या होना चाहिए, जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रिया साम्य अवस्था में हो। फिर आता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब जब किसी खुले पात्र के अंदर द्रव को गर्म करते हैं तो जो ऊपरी सतह है द्रव की, वो सबसे पहले जो अपना आकर्षण बल है उसको खो करके वाष्प में बदलने की कोशिश करती है।
धीरे-धीरे जो है वो सारा का सारा द्रव वाष्प में बदलने की कोशिश करता है, ठीक है? और जिस जिस टेम्परेचर पर जो सारा द्रव अपना जो वाष्प में बदलने की कोशिश करेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? उसका क्वथनांक कहेंगे। फिर आता है क्रांतिक ताप। अगर यदि भगोले के अंदर गर्म कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर नहीं है, उसको ऊपर से बंद कर दिया है और किसी बाह्य फोर्स से अब उसको गर्म कर रहे हैं। तो बाह्य फोर्स से गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड क्या होगा? वाष्प में बदलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्वथनांक नहीं हो रहा है। क्वथनांक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उबल नहीं पा रहा है। वो पूरा का पूरा द्रव वाष्प में नहीं बदल रहा है। तो जैसे-जैसे सबसे पहले तो क्या होगा? लिक्विड के अणु है, उनका घनत्व अधिक होगा, लेकिन और अधिक गर्म करेंगे तो वाष्प के अणुओं का घनत्व क्या हो जाएगा? लिक्विड के अणुओं के समान हो जाएगा। और जो सारा का सारा द्रव है वो क्या हो जाएगा? एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर गर्म हो जाए उबलने लग जाएगा। ठीक है ना? तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। तो जिस ताप पर किसी द्रव का किसी बंद भरे पात्र में द्रव का घनत्व उसके वाष्प के घनत्व के बराबर होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये तो हो गया पूरा वेपर प्रेशर की बात। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जैसे-जैसे अपन ऊँचाई में जाते हैं, वहाँ पर क्या वेपर प्रेशर कम होता जाता है। जो वाष्प दाब है वो कम होगा, तो वाष्प दाब कम होगा तो पदार्थ जो है वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है ना? किसी उबलने के मतलब जैसे किसी के अंदर पका रहे हैं, अपने कोई सब्जी पका रहे हैं या फिर कोई दाल पका रहे हैं, ढक्कन चावल पका रहे हैं तो ढक्कन बंद करके पका दें। ठीक है ना? तो जितना टेम्परेचर लगाएँगे, जितना वेपर प्रेशर है उतना का उतना अपने को क्या लगाना पड़ेगा? टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि वेपर प्रेशर कम है तो अपने को टेम्परेचर भी क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। तो जो ऊँचाई पर जो अपने जैसे-जैसे अपन ऊँचाई पर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है और कम वेपर प्रेशर में जो भी अपने चीज़ों को पकाना है, गरम करना है, वो और अधिक आसानी से हो जाता है। और सेम प्रिंसिपल किसमें यूज़ किया जाता है? अपने प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में भी क्या है उसको पूरे के तरीके से बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो जब तक वो पूरा का पूरा गरम नहीं होगा, तब तक वो उसके अंदर जो वो अपनी सीटी है वो नहीं बजती है। जब पदार्थ अंदर है वो पूरा गरम हो जाता है, तो जो वेपर प्रेशर है वो किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? जो इसकी व्हिसल है या सीटी है, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं? ऊँचाई पर, कम तापमान पर कुकिंग। और दूसरा क्या अनुप्रयोग हो सकता है? प्रेशर कुकर। सेकंड अपने इस लिक्विड की है विशेषता, वो है पृष्ठ तनाव। जैसे ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर कोई इस द्रव का एक कण है। अब इस कण के ऊपर कितनी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये जो कण है वो सर्वाधिक फोर्स का अनुभव कर रहा है। ये वाला कण है यहाँ पर, वो भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला भी 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 लगा रहा है। तो इसके इस जो सबसे सतह पर उपस्थित है, उसको सभी पूरा का पूरा द्रव खींचने की कोशिश करता है। किसी भी द्रव का जो अणु सतह पर उपस्थित है, उसको उसके नीचे के सभी अणु क्या करते हैं? खींचने की कोशिश करते हैं। उसके भीतर क्या लगता है? नीचे की तरफ सर्वाधिक बल लगता है। सर्वाधिक बल लगता है, तो वो अपने आप को क्या करता है? सिकुड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को अंदर खींचने की कोशिश करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है ना? कि द्रव की सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जो द्रव के सतह पर उपस्थित अणु होते हैं, उनके ऊपर उसके दूसरे अणु जो नीचे उपस्थित अणु है, उनके द्वारा सर्वाधिक जो है वो आकर्षण बल लगाया जाता है। उसके कारण जो है वो द्रव के जो अणु है वो सिकुड़ने की कोशिश करते हैं और एक सबसे छोटी जैसे बुलबुले की शेप होती है, उसके रूप में बनने की कोशिश करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है? अब इसकी डेफिनिशन की बात करें, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो किसी सतह पर सीधी खींची रेखा पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। सिंपल है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जो सबसे ऊपर जो अणु स्थिति है, जो इसका मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या लगेगा? अंदर के जितने भी अणु है एक फोर्स लगाएंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ता चला जाएगा। अब जो फोर्स होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है सहसंजक, कोएसिव फोर्स, और दूसरा होगा असंजक, उसको क्या कहेंगे? अडेसिव फोर्स। तो जैसे जो कोई लिक्विड है,
लिक्विड मतलब दो एक ही तरह के अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? सहसंजक। जैसे पूरा का पूरा लिक्विड है, अब ये अणु इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? सहसंजक या फिर कोएसिव। ये कौन सा लगा रहा है? कोएसिव। ठीक है ना? लेकिन जो अलग अलग तरह के अणु है, दो अलग अलग तरह के अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? असंजक या फिर अधेजिव फोर्स। जैसे ये कंटेनर है, ये जो गिलास है या फिर कोई भी अपने बर्तन है, इसके भी तो कुछ अणु है। ये अणु इस अणु पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? असंजक। क्योंकि जो गिलास है वो अलग मैटर है और द्रव है वो क्या है? अलग मैटर है। अब इसके भी कुछ अनुप्रयोग है, देख लेते हैं। जैसे कोई कैपिलरी होती है, केस नली। केस नली आपने प्रयोगशाला के अंदर देखी होगी। कैपिलरी के अंदर क्या होता है? लिक्विड धीरे 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 ऊपर चलने लगता है। अब ऊपर क्यों बढ़ता है? पृष्ठ तनाव की वजह से लिक्विड क्या होता है? अपने आप को खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे वो सिकुड़ता जाएगा उस केस नली के अंदर ऊपर चलता जाएगा। अब ऊपर क्यों चल जा रहा है? कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि उसके असंजक बल और सहसंजक बल किससे ज्यादा बैलेंस नहीं हो जाते, उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी से बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जब उसके ऊपर ग्रेविटी अपने हावी हो जाएगी, तब क्या होगा? वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। जब सहसंजक और असंजक बल, कोहेसिव और अधेसिव फोर्स जो है वो ग्रेविटी के दोनों बैलेंस में है, तब तक वो द्रव क्या करेगा? ऊपर चढ़ता जाएगा। सेकंड इसका अनुप्रयोग क्या आ जाता है अपने? पौधों का पानी। जैसे ही पौधों के अंदर पानी देते हैं, पानी देने से जो जड़ों के पास में मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। गीली हो जाएगी तो क्योंकि जैसे अभी देखा, जो भी द्रव है उसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है? वो पृष्ठ तनाव की टेंडेंसी होती है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो पौधों के अंदर जो पानी देंगे, जो मिट्टी है उसके आसपास, वो उस पानी की वजह से, उस लिक्विड की वजह से क्या करेगी? सिकुड़ने की कोशिश करेगी। सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो जो जड़ें हैं वहां तक पानी पहुंचेगा। और केस नली कहते हैं कैपिलरी रूप के अंदर, वो उसके अंदर क्या होगा? जड़ों के भीतर पानी जो है वो जाता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा? किस ऊंचाई तक जाएगा? जब तक कि जो असंजक और असंजक बल है, उस जो पानी है या फिर जड़ों पर जो लगने वाली ग्रेविटी है, उसके बैलेंस में नहीं आ जाता। अगर यदि ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वहां पर पानी पहुंचना बंद कर देगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट किसका आपने अनुप्रयोग हो गया? अपने इसका सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का जो है वो इसका अनुप्रयोग हो गया। अब अपने अगली अवस्था, अगला पॉइंट है वो है श्यानता। अब इसकी बात करते हैं कुछ निर्धारक तत्व, किस किस का फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जो उसके बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो जो अपने सरफेस टेंशन है वो भी क्या होगा? कम होगा। अगर यदि किसी द्रव का घनत्व घनत्व अधिक होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसे अपन देखते हैं जितना गाढ़ा कोई लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन उतना ही अधिक हो गया। जैसे शहद हो गया या पानी हो गया। शहद की जैसे ही कोई ड्रॉप छोड़ेंगे तो वो एक छोटी सी बूंद के रूप में बन जाती है, लेकिन पानी की ड्रॉप छोड़ेंगे क्योंकि उसका घनत्व कम है तो वो सामान्यतः थोड़ा सा फैलने की कोशिश करेगा। थोड़े टाइम के बाद में वो भी एक एक छोटी सी बूंद या बुलबुले के रूप में आ जाएगी। लेकिन जितना छोटा बुलबुला शहद का बनेगा उससे कहीं ज्यादा बड़ा बुलबुला किसका बनेगा? पानी का बनेगा। जितना अधिक घनत्व होगा सरफेस टेंशन उतना ही अधिक होगा। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब बात करते हैं विस्कोसिटी या फिर श्यानता। जो भी लिक्विड है वो हमेशा उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है? प्रवाहित होने की। वो हमेशा फ्लो होता रहता है। नदियां भी बहेगी, तालाब के अंदर पानी है तो भी फ्लो होगा, समुद्र के अंदर पानी है तो भी फ्लो होगा, ग्लास के अंदर पानी है तो भी फ्लो होगा। ठीक है ना? लेकिन चूंकि गिलास है, बर्तन है, भगोला है, उसके अंदर अपने उस फ्लो को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि छोटा सा रहता है, कोई मूवमेंट अपने को दिखती नहीं है। लेकिन क्या होगा? लिक्विड इधर से इस तरफ जाएगा, वापस टकरा के इस तरफ आएगा। उससे क्या होगा? लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स बन जाएगी। जैसे ये लेयर वन, ये लेयर टू, ये लेयर थ्री, ये लेयर फोर। जब इतनी सारी लेयर्स होंगी तो सभी क्या होगा? जो प्रवाहित हो रही है वो कौन सी स्पीड से होती है? अलग अलग स्पीड से होगी। जैसे सपोज ये कोई V1 स्पीड से हो रही है, ये कोई V2 स्पीड से हो रही है, ये कोई V3 होगी और ये कोई V4 स्पीड से प्रवाहित हो रही है। इन सबका वेग भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। जो भी, जैसे सपोज चार आदमी एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है ना? एक एक इस रो में दौड़ रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों की स्पीड समान है। चारों की स्पीड समान है और चारों को एक टास्क दी हुई है, क्या? चारों को साथ में दौड़ना है। एक दूसरे को खींचते हुए दौड़ना, मतलब चारों को एक रस्सी पकड़ा रखी है, उसी रस्सी के अनुसार दौड़ना है। अगर यदि चारों उस रस्सी को पकड़ के समान स्पीड से दौड़ रहे हैं तो चारों में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब चारों में से कोई एक बहुत तेज दौड़ रहा है, जो तेज दौड़ रहा है उसको क्या होगा? उस रस्सी को ज्यादा तेजी से खींचना पड़ेगा,
क्योंकि उनको सबको क्या रखना है, साथ में रखना है। साथ में रखने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही किसमें होता है, विस्कोसिटी के अंदर होता है। तो जो इसके अंदर वेग है, जो इनकी स्पीड है, जिस वेग से, जिस अपने वेलोसिटी से ये द्रव प्रवाहित होता है, इसकी जो लेयर्स एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती है, उसमें क्या होता है, वेग में डिफरेंस होता है। जब वेग में डिफरेंस होगा, डिफरेंस वेग की वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों लेयर्स के बीच में घर्षण आता है। इसी घर्षण को क्या कहता है, श्यानता। इसी घर्षण को क्या कहता है, श्यानता। ठीक है, तो श्यानता को परिभाषित क्या कह सकते, कैसे कर सकते हैं, किसी द्रव की दो परतों के बीच में उनके वेग में होने वाले डिफरेंस की वजह से, अंतर की वजह से लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, श्यानता या विस्कोसिटी कहलाता है। अब ये भी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना अधिक घनत्व होगा, श्यानता उतनी अधिक होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी तो श्यानता भी कम हो जाएगी। यहाँ खत्म होती है अपनी लिक्विड स्टेज। अब बात करते हैं गैस स्टेज, गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था में सबसे पहले देखते हैं उत्कृष्ट गैसें। प्रकृति के अंदर कितनी उत्कृष्ट गैसें हैं जिनको अपन यूनिवर्सल गैसेज कहते हैं? टोटल 11 गैसेज हैं। इनको उत्कृष्ट या यूनिवर्सल गैसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर कौन सी अवस्था में रहती है, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गैसीय स्टेज या फिर गैसीय अवस्था के अंदर रहती है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें आती है? पहले तो 5 जो अपने नॉर्मल है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसके अलावा 6 कैसी गैसेज हैं, नोबल गैसेज। कैसी? नोबल। नोबल गैसेज वो होती है जिसके अंदर, जैसे मैंने कल बताया था, उनकी संयोजकता क्या होती है, 0। मीन्स जो आउटर कोर्स है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने अपना अष्टक क्या कर रखा है, ऑक्टेट क्या कर रखा है, पूरा कर रखा है। अब कौन कौन से हो जाएंगे, हीलियम, बेरिलियम, हीलियम है, जिनॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, आदि जो है वो अपने टोटल 6 गैसेज होती है। कौन कौन सी? हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गन। ये कितनी गैसेज हो गई? तो 6 तो नेबुल गैसेज हैं और 5 साधारण गैसेज हैं। उत्कृष्ट गैसेज इनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये सामान्य टेम्परेचर और सामान्य प्रेशर पर कौन सी अवस्था में रहती है, गैसीय अवस्था के अंदर रहती है। अब गैस के 3-4 नियम है कि गैसों पर कौन कौन से नियम लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैसों के नियम। ठीक है, सबसे पहला है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। सेकंड है चार्ल्स लॉ। तीसरा है गे लुशेक लॉ, गे लुशेक का नियम। और चौथा है अपने अवोगार्दो। या तो ये चारों नियम पूछे जा सकते हैं या कोई सिंपल एक नियम इनमें से कोई पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ। तो ये चारों नियम है, 4 चीजों के बीच में संबंध बताते हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम, दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, और उसका मोल, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या n। इन चारों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का संबंध है, उनको बताने के लिए 4 नियम है। इनमें से जब भी अपन किसी 2 चीजों की तुलना करते हैं, इन 4 में से बाकी 2 को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी साइंस का कोई भी नियम है, जब भी किसी भी, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में भी ले लीजिए, जब भी हम किसी और के साथ में तुलना करते हैं, इसका मतलब तभी तुलना तभी अपने संभव होगी, तभी जायज होगी जब हमारी और किसी दूसरे व्यक्ति की सारी परिस्थितियां समान है। अगर यदि सारी परिस्थितियां समान नहीं है तो तुलना नहीं की जा सकती। तो कंपैरिजन का सबसे किसी तरह का संबंध स्थापित करना है, दो के बीच में संबंध करना है, तो बाकी दोनों को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट रहेगी, या तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, और फिर कैसा कर्व या फिर कैसा वक्र जो है वो आएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले किसको कांस्टेंट रखा जा रहा है, टेम्परेचर और एन। कांस्टेंट क्या है, टी और एन। संबंध किसके बीच में है, वॉल्यूम और प्रेशर। वॉल्यूम क्या होगा, जैसे जैसे अपने प्रेशर बढ़ाएंगे
वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे गैसों का प्रेशर बढ़ता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे कंप्रेस होती जाएगी गैस, जैसे किसी बोतल के अंदर गैस है, गैस की प्रवृत्ति क्या होती है, वो पूरी तरीके से उस आयतन में फिल कर देती है। एक बोतल के अंदर चाहे कितनी भी गैस डालो, पूरे के अंदर फैल जाएगी। लेकिन उसको कंप्रेस करेंगे, छोटे बर्तन में डालेंगे, तो उसका आयतन क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम। अब कर्व की बात करें तो कर्व कैसा बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समतापी रेखाएं। क्या कहेंगे, समतापी रेखा। समतापी रेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। जो भी दो गैसों की बात करें तो टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ किसके बीच में बात करेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या रखेंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। जब प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, एकदम समानुपाती होगा। जैसे जैसे अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इनको अपन कौन सी रेखाएं कहेंगे, समदाबी रेखाएं, आइसोबार्स। समदाबी क्यों कह रहे हैं, बार जो क्या दाब क्या होता है, दाब का आइसोबार्स तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं, समदाबी। क्योंकि दाब क्या है, समान है, कांस्टेंट है। इसलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या संबंध आ रहा है, समानुपाती। तो जो वॉल्यूम है किसके समानुपाती रहेगा, टेम्परेचर के समानुपाती रहेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, आपके बढ़ता जाएगा। जैसे अभी जैसे बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणु क्या होंगे, एक दूसरे के दूर जाएंगे। एक दूसरे के दूर जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं गेलुशेक। गेलुशेक किसके अंदर बीच में संबंध स्थापित करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर। कांस्टेंट किसको रखना है, वी और एन को। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या कांस्टेंट, क्या संबंध है, समानुपाती का संबंध है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अणु कंप्रेस होंगे तो उसके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उनकी कम होगी तो अपने आप में गर्म होंगे, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। जैसे कोई किसी अपने टायर है, टायर के अंदर हवा भरता है, तो जो पहले इस टायर के अंदर हवा है वो भी क्या पूरे टायर के अंदर फैली हुई है, पूरे टायर के अंदर फैली हुई है। लेकिन अब उसके अंदर और हवा भरते जाएंगे तो टायर क्या होता जाएगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। और किसी किसी टाइम के बाद में टायर क्या हो सकता है, बलून क्या हो सकता है, फट जाएगा। और जब अपन फुली, जब उसको जैसे जैसे अपन हवा भरते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, उसका दबाव बढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे देखेंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो अपने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व आएगा वो भी कैसा आएगा, समानुपाती कर्व आएगा। और इस रेखा को क्या कहेंगे अपन, सम आयतनी रेखा। अब बात करते हैं अवोगार्डो का नियम। अवोगार्डो का नियम किसके बीच में, वी और एन। तो इसके अंदर किसको कांस्टेंट रखेंगे, दबाव और टेम्परेचर पी और टी को कांस्टेंट रखेंगे। इनके बीच में क्या संबंध है, वी और एन। किसी की गैस में जितने मोल्स होंगे उसका कितना होगा, उसका आयतन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, वी इज इक्वल टू के फॉर एन। के क्या है, अवोगार्डो कांस्टेंट। के क्या है अपना, अवोगार्डो कांस्टेंट। तो के मतलब क्या होता है अपने, अवोगार्डो कांस्टेंट। और इसकी संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻²3 मोल्स पर वॉल्यूम। कि एक वॉल्यूम गैस में कितने मोल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। ये हो गए अपने चारों के चारों गैस के नियम। पहला बॉयल, चार्ल्स, गेलुशेक और अवोगार्डो। 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो चारों को पूछा जा सकता है। बाकी एक छोटा 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और 5 नंबर का भी। 2 नंबर का बने तो अपने को कर्व बना करके एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। 5 नंबर का बने तो इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसके अंदर समतापी रेखाओं के बारे में भी लिखा जा सकता है। ये हो गए अपने चारों गैस के नियम। इन चारों गैसों के नियम के आधार पर एक बनता है आदर्श गैस समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है अपने, जो जैसे जैसे अपने क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, किस पे, वी और टी के बीच में संबंध था, बॉयल का नियम पी और वी के बीच में। बॉयल का नियम क्या कहता है, जो प्रेशर है वॉल्यूम के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। फिर चार्ल्स का लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के। फिर आपके ले क्यूशेक का नियम क्या कहता है, जो प्रेशर है वो किसके समानुपाती है, टी के। फिर अपना कौन सा आ जाएगा, अवोगार्डो। अवोगार्डो क्या कहता है, वॉल्यूम किसके समानुपाती है, एन के। यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं वी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, पी के। तो अब जो पी की टर्म्स में, वी की टर्म्स में बात करें तो वी क्या है, वी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है, वी टेम्परेचर के समानुपाती है और एन के भी क्या है, समानुपाती।
मीन्स जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ा रहा V कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो V बढ़ेगा, मोल्स बढ़ाएँगे तो V बढ़ेगा। यहाँ से एक सीधा समीकरण बनता है क्या? Tn अपॉन P या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो RTn अपॉन P। ये क्या आपने आदर्श गैस समीकरण। यहाँ पर R क्या है? आदर्श गैस स्थिरांक है। R को अपन क्या कहेंगे? आदर्श गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट। ये अपना हो गया आदर्श गैस समीकरण। इन सबको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अपन इसको सीधा भी याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपने गैसों का अणुगति सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत आसान है, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कौन सी चीज पूछ ली, अपने को नहीं पता। एग्जाम में आ जाए तो इसके बारे में लिख सकते हैं। जो अब तक पढ़ा है वही अणुगति में। जो अपने नॉर्मल मैटर की बात की है वो अणुगति सिद्धांत में। अणुगति सिद्धांत क्या कहता है? गैस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अणु होते हैं। अणुओं की क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और गैस की गतिज ऊर्जा क्या रहती है? काफी हाई रहती है। गैस के अणुओं के ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लगता है? नगण्य। अगर यदि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो गैस वो रहेगी नहीं। इनके बीच में आकर्षण बल भी क्या होता है? नगण्य रहता है। गैस के एक अणु का आयतन उसके पूरे गैस के आयतन की तुलना में क्या रहता है? नगण्य। बस यही इसका क्या है? अणुगति सिद्धांत है। जो अब तक पढ़ा है वही कि गैस के अंदर अणु जो है वो किस तरीके से गति करते हैं। तो बस ये अगर एग्जाम में पूछ ले तो लिख सकते हैं 4-5 बातें कि अणुगति सिद्धांत होता क्या है। अब ये जो भी अपने गैस लॉ पढ़े हैं वो किस पर लागू होते हैं? एक आइडियल गैस पर जो है वो लागू होते हैं। लेकिन क्या वास्तविक गैस भी इसी तरीके से वॉल्यूम बढ़ाने, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा या टेम्परेचर बढ़ाने से उसी हिसाब से वॉल्यूम बढ़ेगा? वो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा? थोड़ा सा वो डेविएशन शो करते हैं। उस डेविएशन को अपन क्या कहेंगे? संपीडितता गुणांक। उसके लिए कर्व कैसा आएगा वास्तविक गैसों के लिए? वास्तविक गैस के लिए अगर यदि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बात करें, आइडियल गैस में तो क्या होगा? आपके जो एकदम प्रेशर वॉल्यूम जो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये किस गैस के लिए? आइडियल के लिए। ठीक है ना? लेकिन वास्तविक गैस की बात करें तो ये थोड़ा सा क्या होगा? परिवर्तित होगा। हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरीके का अपने को कर्व आएगा। ठीक है, सेकंड एक और होता है संपीडितता गुणांक, जेड। जेड और अपन प्रेशर के बीच में कर्व खींचता है। जेड और किसके बीच में? प्रेशर के बीच में कर्व खींचता है। तो जो आइडियल गैस होगा उसके लिए तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी? समान, इक्वल रहेगी। लेकिन जो बाकी जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अपने मेथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उन सब के लिए अलग अलग होगा। तो जो आइडियल गैस होगी उसके लिए तो जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड इज इक्वल टू 1। जो रियल गैसेज होगी उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? पीवी अपॉन एनआरटी। क्या होगी? पीवी अपॉन एनआरटी। क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब जेड को एक रखेंगे तो आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनआरटी। ये हो गया वास्तविक गैसों का बिहेवियर। अब अपने द्रव के अंदर तीन अपने वो पड़ी थी कैपेसिटी, तीन उसके गुण पड़े थे, विशेषताएं पड़ी थी। पहला क्या था? पृष्ठ वाष्प दाब, दूसरा पृष्ठ तनाव और तीसरा श्यानता। गैस के अंदर कौन से गुण होते हैं? गैस के अंदर विसरण की प्रवृत्ति होती है। विसरण क्या होता है कि गैस के अंदर जैसे कोई दूसरी गैस आएगी तो एक दूसरे में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते कि ये फलानी गैस है, ये ढिमकानी गैस है। जैसे अपने वातावरण में भी देख लें तो बहुत सारी गैसें मिलकर के क्या बनाती है? हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कह दें या फिर वातावरण कह दें। तो जो अपने विसरण है उसके ऊपर एक ग्राम ने विसरण का नियम दिया है। क्या दिया है? ग्राम का विसरण नियम। ये कहता है कि जो विसरण की दर है वो उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये किसका नियम है? ग्राम का विसरण का नियम भी पूछा जा सकता है। बस ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। अब गैस के बाद में गैसों की जो अपने तीनों स्टेज है इनके अवस्था परिवर्तन की बात है। आज क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आप इससे नोट्स में देख लीजिएगा। जो कोई डाउट होंगे तो आप इसमें अपने को पूछ लेना, बता देना। अगर यदि आवश्यकता हुई, आपकी कोई मतलब की कोई क्वेरी हुई इसको भी पढ़ाने की, तो वो भी अपने को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अदरवाइज कल जो है अपने मेटलॉइड्स का चैप्टर देखेंगे। कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप इसको मेरे को कमेंट्स में बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। पढ़ने का अगर यदि इनसे बेनिफिट उठाना है तो नोट्स को लेके बैठे, ताकि आपको कम समय के अंदर अच्छे से जो अपना एनसीईआरटी में जो किताबों में लिखा हुआ है उसको अपन कवर कर सकें या फिर पढ़ सकें। थैंक यू।